हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एम्पल माइंड्स पर। कंपनी लॉ की ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़। मतलब कि कंपनी के कितने प्रकार हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनीज़। ओके, सो ये टॉपिक सभी एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो कॉमर्स या फाइनेंस के स्टूडेंट्स हों या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल कोर्सेज़ के हों और या फिर लॉ स्टूडेंट्स हों। उन सभी के लिए ये टॉपिक रेलिवेंट है, ये कंपनी लॉ रेलिवेंट है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आइए चलते हैं, समझते हैं इसको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, फर्स्टली वी विल सी ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ओके, सो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनीज हैं अंडर स्पेशल चार्टर बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, तो स्पेशल चार्टर का मतलब ये है कि कोई विशेष अध्यादेश लाके अगर किसी कंपनी को फॉर्म किया जाए। फाइन, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा। जो ब्रिटिश जिन ब्रिटिश ने हम लोग के ऊपर रूल किया 200 साल से ज़्यादा, तो वो एक व्यापार करने के मंशा से ही यहाँ पर एंटर किए थे और जिस कंपनी के अंडर में वो व्यापार करते थे उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, और चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब एक रॉयल चार्टर के तहत फॉर्म की गई कंपनीज हैं। ओके, नेक्स्ट है, और इस टाइप की कंपनीज जो रॉयल चार्टर के थ्रू इस्टेब्लिश की होती थी वो इंडिया में प्रीवेलेंट नहीं है। इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट है बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फाइन, तो पार्लियामेंट में मतलब कि संसद में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती हैं बाय ए स्पेशल लॉ। ओके, एक स्पेशल लॉ पास किया जाता है और उसके द्वारा कंपनीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मतलब कि LIC, एयर इंडिया। तो ये सभी कंपनीज एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ही पास हुई हैं। ओके, स्पेशल एक्ट पास किया गया और इन कंपनीज का फॉर्मेशन हुआ है। दीज कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज स्टेचुरी कंपनीज, ये स्टेचुरी कंपनीज के नाम से भी जानी जाती हैं। फाइन, स्टेचुरी मतलब कि क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी बनाई जाती हैं वो सभी। A large number of companies are incorporated under the Companies Act as per the procedures laid down. Okay, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंड किया। ओके, तो इस समय जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेट, सबसे ज़्यादा कंपनीज इसी कंपनीज एक्ट के थ्रू ही फॉर्म की जाती हैं। दीज कंपनीज में बी नोन एज रजिस्टर्ड कंपनीज। ओके, और इन कंपनीज़ को ही रजिस्टर्ड कंपनीज़ के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर्स के तहत इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती हैं उनको अनरजिस्टर्ड कंपनीज कहा जाता है। फाइन, तो ये था ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज़ के टाइप्स आपने देखा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और किस टाइप की कंपनीज़ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ओके, मतलब कि लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे, दायित्वों के बेसिस पे कंपनीज़ के कितने काइंड्स हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, सबसे पहली बात। अच्छा, एक यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर सेक्शंस भी कोट किए गए हैं। तो जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये सेक्शंस कोट किए गए हैं। अदरवाइज़ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जिनको इनके लिए रेलिवेंट ना हो वो बिना सेक्शंस के भी इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। बट जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेक्शंस कोड करना ज़रूरी हो जाता है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में सेक्शन 222 है। इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सभी सदस्यों की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है
टू द अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स। ओके, तो जो भी अमाउंट अगर कोई अनपेड रह गई है, जिसका पेमेंट होना बाकी है, तो उस रेस्पेक्टिव पार्ट के लिए, उस रेस्पेक्टिव अनपेड अमाउंट के लिए मेंबर या सदस्य लायबल हो जाते हैं। ओके, तो ये था कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, ये इसका फीचर है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि सभी शेयर होल्डर्स अंडरटेक करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ ए कंपनी, कि जो मेंबर्स, जिन मेंबर्स ने गारंटी किया है, तो वो कंपनी की एसेट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ओके, मतलब कि जब कंपनी बंद होने की कगार पे होगी, या लिक्विडेट होने की, या वाइंड अप होने की स्टेज पे होगी, तब वो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर्स हैं, वो उसको कंपनी की एसेट्स के लिए पे ऑफ करेंगे। फाइन। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनीज। ओके, अनलिमिटेड कंपनीज एक्ट के सेक्शन 292 में डिफाइन किया गया। मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब कि कंपनी जिसकी कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की लायबिलिटी के लिए, तो वो अनलिमिटेड कंपनी है। जहाँ पर कि जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटीज़ को लेकर कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो उनको कुछ भी पे ऑफ करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल एसेट्स से भी पे ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सो पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपनी को क्लासिफाई किया गया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन मैन कंपनी या वन पर्सन कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 268 में डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट के। मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, मतलब कि जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हो, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब, या फिर अगर उससे ज़्यादा हो तो वो ऐसा प्रेस्क्राइब किया गया होगा। ओके, एंड विच बाई इट्स आर्टिकल्स, और जो उसके आर्टिकल्स में, आर्टिकल उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस, ये हम किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया होता है प्राइवेट कंपनी के, कि प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सबसे पहली बात कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, मतलब कि ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। ओके, मतलब कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं 200, और ये कंपनीज एक्ट 1956 में ये नंबर थे 50, मतलब कि पहले 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते थे, और अब 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। एंड इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब कि ये पब्लिक को कोई भी इन्विटेशन नहीं दे सकती है टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी के सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ये ओपनली पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि इसका नेचर है प्राइवेट। ओके, सो प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम हो गए 200। फाइन। नेक्स्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये सेक्शन 271 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ओके, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो है पब्लिक कंपनी। ओके, एंड विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। ओके, कि जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए हो, या फिर सच हायर पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, या फिर उससे ज़्यादा यदि है तो उसको प्रिस्क्राइब किया गया होगा। ओके, सो प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल थी 1 लाख रुपए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इज मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी मेंबर्स जुड़ सकते हैं। तो और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स जो हैं पब्लिक के परचेज़ के लिए ओपन रहते हैं। ओके, तो आप नाम सुनते होंगे रिलायंस का, या टाटा के शेयर्स वगैरह मार्केट में आते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब सेल परचेज करते हैं शेयर्स की। ओके, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, और डीमैट अकाउंट खोल के आप शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं।
तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बाद गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 245 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के। इफ़ एटलीस्ट 51% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली और पार्टली बाय बोथ। ओके, तो 51% कम से कम जो शेयर होल्डर्स होंगे, सॉरी, सो 51% इसका मतलब ये हुआ कि 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग, मतलब कि ज़्यादा हिस्सेदारी या तो केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो या इन दोनों के पास ज्वाइंटली या पार्टली हो। ओके, ज्वाइंटली भी ये दोनों ओन कर सकते हैं। ओके, 51% शेयर्स, 51% में 21% वो ले लें, रेस्ट अमाउंट वो ले लें, या 41% वो लें, 10% वो ले लें, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ले ले, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, फाइन। और नेक्स्ट है 1% कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस की गई है इस तरह की कंपनी। कंपनीज एक्ट 1956 में इस तरह की कोई कंपनी नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो एक नया प्रोविज़न लाया गया है 1% कंपनी के लिए। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर। ओके, इस कंपनी में सिर्फ एक ही सदस्य होता है और इसीलिए इसका नाम है 1% कंपनी। और ये सेक्शन 262 में कंपनीज एक्ट के डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, ना कि कंपनीज एक्ट ना कि कंपनीज एक्ट 1956 में। कंपनीज एक्ट 2013 में ही इस तरह की कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है कि एक इंसान, एक व्यक्ति भी अकेले कंपनी बनाकर व्यापार कर सकता है। ओके, उसको कंपनीज के बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइन। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है कंपनीज का। फर्स्ट वन इज़ इनलैंड कंपनीज। सो इनलैंड कंपनीज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि देश के अंदर ही ये रजिस्टर्ड होती हैं और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस यहीं पर ही होता है। दियर रूल्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कंपनीज। लेकिन इनका जो रूल्स मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो ऑर्डिनरी कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होता है, सच एज बैंकिंग कंपनीज, charitable companies and insurance companies. These are formed for the development of art, science and और religion etc. ओके, मतलब कि ये कंपनीज फॉर्म की जाती हैं जिससे कि सोसाइटी में आर्ट का, साइंस का या रिलीजन का डेवलपमेंट किया जा सके, फाइन। नेक्स्ट इज़ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज जैसे कि नाम मालूम चल रहा है, दीज आर कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ये कंपनीज इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होती हैं एंड हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होता है, इधर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या फिर या तो वो स्वयं ही बिजनेस करती हैं या कोई एजेंट एम्प्लॉय कर देती हैं, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। खुद भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज आजकल चल रही हैं, अमेजॉन वगैरह हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज। तो ये सभी फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये यूनिलीवर लिमिटेड बाहर की कंपनी है और इसने यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से अपनी ब्रांच खोल रखी है। ओके, इस तरीके से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज। दीज हैव ब्रांचेस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। ओके, मतलब कि इसकी ब्रांचेस कई देशों में होती है एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन वन कंट्री एंड स्प्रेड्स इट्स बिजनेस इन अदर कंट्रीज़। तो ये किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड की जाती है और अन्य देशों में ये अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना बिजनेस व्यापार संपन्न करते हैं। सो मल्टीनेशनल कंपनीज को ही एमएनसीज कहा जाता है, जो कि अधिकतर मेट्रो सिटीज़ में जिनके ऑफिसेज हैं। कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम है जैसे कि प्राइस एंड वाटर। ओके, और इस तरह की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में अपना ऑफिस जहाँ पर हैं उनके ऑफिसेज हैं और जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ओके,
ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। सो आज का टॉपिक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कंपनी कितने प्रकार की कंपनीज़ होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन इनका, कितने काइंड्स की होती हैं कंपनीज़। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी नोट्स आपके लिए कंटेंट बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, तो इनको नोट डाउन करते चलिएगा साथ में, टुगेदर विद सेक्शंस इफ़ यूज़फुल फॉर यू। एंड पढ़ते रहिए, जानकारी लेते रहिए, और यूज़फुल लगे तो कमेंट करिए। और मिलेंगे बहुत जल्द एक फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, टेक केयर।